अब हम उन्हें आमंत्रित करते हैं स्टेज पर कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, कि मेहनत से उठा हूँ, मेहनत का दर्द जानता हूँ, आसमान से ज़्यादा ज़मीन की कदर जानता हूँ। छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, छोटे से बड़ा बनना आसान नहीं होता, ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है सब्र जानता हूँ, जानता हूँ। अपने सब्र से अपनी मंजिल तक पहुँचने वाले आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय जी जाखड़ सर, हमें उनको आमंत्रित करता हूँ स्टेज पर आए और हमें लाभान्वित कीजिए। डॉक्टर अजय जाखड़ सर। कोई बात नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये लाइनें बहुत अच्छी बोली, मेरे को अच्छी लगी। थैंक यू। और आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले डॉक्टर परवीन मोइल सर का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे भी उनसे आज बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है। और ये सेशन आप लोगों को याद रहेगा नहीं रहेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ज़रूर याद रहने वाला है। जब मुझे कहा गया कि इस प्रकार का कोई एक मोटिवेशन का हम एक सेशन रख रहे हैं, जिस सेशन में बच्चों से इंटरेक्शन के द्वारा हम उनको बताएं कि किस प्रकार सफलता प्राप्त की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, मैंने उस हिसाब से बिल्कुल टू द पॉइंट चीज़ें जो अनुभव मेरा रहा है उनको लिख कर और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए मैंने तैयारी भी की। जब मैं यहाँ पहुँचा और डॉक्टर साहब को सुना और आप सभी बच्चों को भी सुना, तो मुझे लगा कि आप लोगों को पर्याप्त मोटिवेशन आप में पहले से मौजूद है। ठीक है, और ज़्यादा मोटिवेट किया जाना फिर गलत हो जाएगा। ये आप बहुत अधिक अपेक्षाओं से ज़्यादा प्राप्त कर लेंगे, वो भी ठीक नहीं है। पर फिर भी जो कोशिश मैंने की थी, क्योंकि मैंने मेहनत की है, तो वो मैं अब आप लोगों को वो सुनाने जा रहा हूँ और आप लोगों को सुनना पड़ेगा। हाँ ये देखो। क्योंकि लर्निंग सर ने हमें अनलर्न कैसे करना है इसके बारे में बताया कि बहुत सी बुरी यादें होती हैं, बहुत सी बुरी बातें होती हैं जो हमें भूलनी चाहिए ताकि हमारा जीवन आसानी से चल सके। तो उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ होती है, जो मेरा अनुभव है, नींद। यदि आप प्रॉपर नींद लेते हो तो हमारे दिमाग की बनावट इस प्रकार की है, वो दिन भर में हुई फालतू की ऐसी बातें जो हमें दुख दे सकती हैं उनको मिटा देता है। और दूसरे दिन जब आप उठते हो तो ऐसी यादें आपके साथ नहीं रहती और एकदम फ्रेश होकर आप अपना जीवन जीते हो। अच्छी नींद लेने का एक फ़ायदा और होता है कि हमारा दिमाग केवल इम्पोर्टेंट चीज़ों को ही रख पाता है, और जो काम की बातें नहीं हैं उनको दिमाग अपनी नींद की इस 7 घंटे 8 घंटे की जो नींद है उस प्रक्रिया के दौरान साफ़ कर देता है। तो सर से हमने और भी सीखा है तरीका। अब हम सीखेंगे लर्निंग का तरीका कि बेटर लर्न कैसे किया जाता है। तो ये एकदम द्वितरफा संवाद हो जाएगा कि हमने पहले बोलना सीखा है, अब हम सीखना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि आप सभी लोग कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। वो कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे IIT का हो, MSc का हो, नेट MSc के बाद नेट JRF इत्यादि के लिए हो, या कुछ लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए कर रहे हैं, कुछ कॉलेज लेक्चरशिप के लिए कर रहे हैं। तो वहाँ पर मैं केवल आप लोगों से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, वो ये कि जब रिज़ल्ट आता है, उस रिज़ल्ट में जो सफल लोग होते हैं उसमें और असफल लोगों के बीच में एक पतली सी लाइन है जो ये निर्धारित करती है कि कौन सफल है और कौन असफल है। तो आप लोगों की नज़र में सफल लोग वो क्यों हैं जो उस लाइन से ऊपर आ गए? मैं खास करके कंपटीशन एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ, उनकी नहीं। जैसे हम 10वीं 12वीं या BSc के दौरान या BA के दौरान करते हैं कि भाई 70% मार्क्स लाने हैं, वो कोई भी ला सकता है। लेकिन जब हम किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, उसमें सफल लोगों की एक निश्चित संख्या होती है। तो उस लाइन के ऊपर वाले जो सफल लोग हैं वो कौन होते हैं? वो लोग हैं जो उस एग्ज़ाम में बैठने वालों में बेटर परफॉर्म किया है।
सहमत हैं आप सभी लोग? तो वो बेटर परफॉर्म उन्होंने किया, उसके साथ क्या आप ये भी सहमत हैं कि वही लोग सफल हैं जो वास्तव में बेटर नॉलेज रखते हैं? ये ज़रूरी नहीं है। यानी मायने क्या रखती है कि उस एग्ज़ाम के दिन आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही। यदि आपने बेटर परफॉर्म किया है, कैसे भी किया है, चाहे आपने सिक्का उछाल के बोले हेड आएगा तो मैं बह भर दूंगा, ऐसे करके भी बेटर परफॉर्म किया हो, लेकिन ये बाय लक आपका परफॉर्मेंस बेटर हो गई और आप सिलेक्टेड लोगों की लिस्ट में आ गए हैं। पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं कि किस प्रकार 100 बार सिक्का उछालने पे हमें ऐसा करना है, क्योंकि इसमें बीच में मैं एक जोक सुना देता हूँ कि एक लड़का एग्ज़ाम दे रहा है, वो हर बार सिक्का उछाले और ऐ बे सैदे के साथ में टिक करता जा रहा था, सारे भर दिए। फिर वो बार बार जो टीचर था इन्विजिलेटर, वो आके पूछता है कि क्यों, क्या कर रहे हो? बोले पेपर कर रहा हूँ। बोले सिक्का क्यों उछाल रहा है? बोले तुक्का मार रहा हूँ, ऐसे नहीं मारा जा रहा। बोले कोई बात नहीं, उसने सारे टिक कर लिए। बोले करने दो जो कर रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोबारा आगे करने लग गया। बोले तूने कर तो लिया पेपर, अब क्यों उछाल रहा है? बोले रीचेक कर रहा हूँ। अभी क्या है कि हमें इस प्रकार बेटर परफॉर्म नहीं करना है। हम वास्तव में सीखेंगे कि सही तरीका क्या है। इसको एक एग्जांपल से समझिए आप। मान लो मेरे को कहीं कार रेस में पार्टिसिपेट करना है। उस कार रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मैं कब विजेता बनूंगा? जब मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाऊं और दूसरे से आगे निकल जाऊंगा, तभी विजेता बनूंगा। उसके लिए खुद आइडिया लगाइए कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। पहली आवश्यकता है मेरे को गाड़ी चलानी आनी चाहिए, है ना। दूसरा कि उस रास्ते की सही समझ हो मेरे को, कि रास्ता किस प्रकार घुमावदार है, कहाँ ब्रेकर हैं, कहाँ नहीं हैं। यदि मेरे को रास्ते के बारे में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है तो निश्चित रूप से मैं अच्छी गाड़ी चलाऊंगा और मेरी परफॉर्मेंस बेटर होगी। ज़रूरी नहीं है कि मेरी फर्स्ट रैंक आए, सेकंड रैंक आए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी परफॉर्मेंस उस तुलना में बेटर होगी जब मेरे को रास्ते के बारे में जानकारी नहीं है कि ब्रेकर कहाँ कहाँ है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि रास्ते का अच्छा परिचय होना ज़रूरी है। हम लोग करते क्या हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं किसी भी कंपटीशन की। हम आएंगे, कोई कोचिंग ज्वाइन करेंगे, सपना पालेंगे, दीवारों पे लिखेंगे कि बस इस बार लेक्चरर बन ही जाना है ना, मेरा एम क्या है। इस प्रकार जब मैं यहाँ आया था राजस्थान यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, जगह जगह होर्डिंग्स लगे हुए थे, ठीक है। वो कुछ विज्ञापन लगाए थे किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने, जिसमें कुछ लड़की का पोस्ट था, वो टेढ़ी होके खड़ी है ऐसे, और उसमें साइड में टैगलाइन लिखी हुई थी कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती हूँ, ठीक है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने घरों में दीवारों पे लिख लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इसी प्रकार की वीडियोज़ हैं, आपका एम आपको हर समय दिखना चाहिए, ये वो। इस प्रकार तैयारी नहीं होती है। एक्चुअल में आप चाहे कितनी बार भी लिख लें कि मेरे को तो IAS बनना है, क्या लिखने से बनोगे? नहीं बनेंगे। हमें जिस चीज़ पे मेहनत करनी चाहिए हम करते ही नहीं है। हमें मेहनत करनी चाहिए। सबसे पहली बात है कि सिलेबस देखो, कोई नहीं देखता है। जो भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू कर देंगे, हमें पूरे पाठ्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और हम देखेंगे भी जानकारी कैसे होती है, बिल्कुल ऐसे देखेंगे कि जैसे देखने से सिर दर्द हो रहा है। 2 मिनट हाँ करते हैं हम ऐसा, 2 मिनट 3 मिनट, इससे ज़्यादा हम नहीं देखते। जबकि दिया कितना जाना चाहिए, जब भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो कम से कम 4 से 5 दिन हमारे पास होने चाहिए, जब हम पूरा टाइम सिलेबस को दे रहे हैं, एक एक पॉइंट को देख रहे हैं, एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं कि क्या ये नाम हमने पहले कभी सुना है, या ये इसके बारे में लगभग थोड़ा बहुत हमारा आइडिया जनरेट करते हैं हम माइंड में। और यदि हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि मेरे को पता है सिलेबस क्या है, ठीक है। ये नहीं कि 3 पेज का है, 16 टॉपिक हैं, ये नहीं। हम उसके बारे में बता सकें कि बिल्कुल ऐसे ऐसे है, एक एक टॉपिक के बारे में बता सकें, तब हमने सिलेबस को पढ़ा है। यदि हम नहीं बता सकते तो हमने नहीं पढ़ा। दूसरा कि हम सिलेबस देख लेंगे, और मैं बता रहा हूँ जो तैयारी के प्रारंभिक चरण में होना चाहिए वो हम करते ही नहीं है। हम कब करते हैं? जब हमारा नहीं होता, फिर हम आगे पेपर मिलाते हैं और फिर हर बार की तरह इस बार पक्का सिलेक्शन करेंगे। जैसे हम नहीं करते क्या, जैसे BSc फर्स्ट ईयर में मेरे कम नंबर आए, जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म हुए
पहले मैंने इंतज़ार किया एग्ज़ाम के दौरान कि एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए कैसे भी, और ख़त्म होते ही मैं बहुत ज़ोरदार तैयारी, सेकंड ईयर की तैयारी चालू करूँगा। ठीक है। क्या? हाँ, हम ऐसा करते हैं ना कि बिल्कुल तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर देनी है, और फिर हम 1 महीने छुट्टियों के दौरान बहुत पढ़ रहे होते हैं सिंसियरली, और फिर बाद में कहाँ किताबें गई कहाँ गई हमें नहीं पता। जो 8 घंटे से हमारी यात्रा शुरू हुई थी वो 8 मिनट तक आ जाती है, और बिल्कुल ऐसे चलता है, और फिर एग्ज़ाम सिर पे आ जाते हैं। फिर हम एग्ज़ाम ख़त्म होने का वेट करते हैं, फिर हम हमारी कसम दोहराते हैं इस बार ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, पहले दिन से पढ़ना है, और हम पहले दिन से पढ़ाई शुरू करते हैं, वही 8 घंटे से 8 मिनट, बिल्कुल सेम। हम एकदम सेम रूटीन को फॉलो करते हैं हमेशा। हम बार बार एक ही प्रकार की गलतियां करते हैं, ठीक है, और हर बार फेल होने के बाद हम एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं टेबल पे बैठ के, बहुत बढ़िया होती है वो, ठीक है, और उस स्ट्रेटेजी से हमें पता लगता है कि हम क्यों फेल हुए, ठीक है, और हम उस स्ट्रेटेजी के साथ कि अब की बार ये तो बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, ठीक है, और हम वही गलतियां कर रहे होते हैं, बिल्कुल सेम चलता है। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में कोचिंग में तुम ऐसा नहीं है कि तुम लोगों के पास ज़्यादा पैसा है कि हर बार देते रहेंगे, मज़ा आ रहा है कोचिंग में, दिक्कत क्या है? ठीक है। मेरे गाने कोई नहीं सुनता, अकेली कोचिंग मिली है जहाँ गाने सुना पा रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ आए हो सफल होने के लिए, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जब तैयारी स्टार्ट करते हो ना, तो उससे पहले सिलेबस अच्छे से देखो, पिछले 3 से 4 साल के पुराने जो भी एग्ज़ाम में पेपर आए हैं उनको देखो, और वो देखना नहीं है एक एक क्वेश्चन को आए या नहीं आए, लेकिन हर क्वेश्चन पे टाइम देना है आपको। जब आप इस प्रक्रिया से निकलोगे 7-8 दिन की, तब आपके माइंड अपने आप एक विज़न देगा केवल 3 चीज़ों के बारे में। पहला, आपको बताएगा, यदि आपको उसी टाइम आपके माइंड ने ये कह दिया ये एग्ज़ाम ईजी है, इस दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती, लिखवा के ले लो, ठीक है। आपने तैयारी शुरू नहीं की है, लेकिन शुरुआत में यदि आपको ये लग गया कि आपका कोई मतलब इस बहुत आसान है, ये कोई पेपर है कभी निकाल दूंगा, आप सो के भी जाओगे तो भी सिलेक्शन होगा, ठीक है, पर फर्स्ट रैंक लाने के लिए मेहनत करनी होगी। दूसरा होगा, आपका माइंड आपको बताएगा हार्ड है पर किया जा सकता है, और तीसरा पॉइंट होगा बहुत हार्ड है। और यदि तीसरे पॉइंट पे आपके माइंड ने आपको जवाब दिया है कि ये बहुत हार्ड है, तो गारंटी की बात है उस चीज़ में आप बहुत मेहनत करने के बाद भी आपका जो अचीवमेंट होगा ना, उसकी मात्रा बहुत कम होगी। ये रियलिटी बता रहा हूँ। आप 3 साल मेहनत करके और फिर आप बिल्कुल थोड़ा सा अचीव कर पा रहे हो, ये गलत बात है। आपको सबसे पहले करना क्या चाहिए, जो अचीवेबल है उसको अचीव करो, जो बड़ी आसानी से अचीव किया जा सकता है, वो आप में एक अलग कॉन्फिडेंस देगा, एक अलग आनंद देगा। और फिर दूसरी, अंदर आपके अंदर जो डर होता है ना, वो डर खत्म हो जाएगा कि कुछ खो देने का डर, अरे इस बार भी नौकरी नहीं लगी तो घर वाले शादी फिर अब नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्या होगा, मतलब बहुत चिंताएं हैं, ठीक है। उन सारी चिंताओं और डर से मुक्त हो जाओगे आप। तो जो अचीवेबल है आसानी से, देखो हमारा हर किसी के माइंड का लेवल अलग अलग होता है ना। कुछ लोगों को कुछ चीज़ें आसान लगती हैं, किसी को कुछ चीज़ें बहुत कठिन लगती हैं। तो जो चीज़ आपको बड़ी आसान लगी कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है, से लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम अभी आया हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, है ना। अरे हंसने की बात नहीं है, वो भी नौकरी है, 40,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है। देखो आप देखो प्रैक्टिकल होना होगा, यदि प्रैक्टिकल नहीं होगे तो फिर मेरी तरह 10-12 साल स्ट्रगल में निकाल के बाद में कह रहे चलो अब कॉलेज लेक्चरर ही बन जाते हैं, ऐसे निकालोगे, ये ठीक नहीं है। सबसे बढ़िया है जो आसानी से अचीव किया जा सके उसको अचीव करो। यदि वो अचीव नहीं किया तो बाद में उसका मौका भी नहीं मिलता है, ठीक है। यानी कोई छोटा या बड़ा कुछ भी नहीं है। अरे लैब असिस्टेंट कौन कह रहा है तुम ज्वाइन करो, पेपर भर दो, देख के आ जाओ, ठीक है, हो जाए तो अरे हो गया था, मैंने तो ज्वाइन नहीं की, कम से कम एक मन में घमंड लिए तो घूमोगे। है या नहीं है, कॉन्फिडेंस तो रहेगा कि हाँ मैंने 4 नौकरियां तो छोड़ दी, क्या है,
और दूसरा कि ऐसी सिचुएशन कई बार पारिवारिक तौर पे आ जाती हैं जब आप आगे नहीं पढ़ पाते हो, तो ऐसी जो भी आपके प्लान बी सी डी हैं वो आपको एक अच्छा बूस्टअप दे देंगे, आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हो, है या नहीं है। और आज के दिन यदि आप आजीविका अपनी निश्चित कर लेते हो ना, ये बड़ी जीत है, क्योंकि सरकारें अब नहीं चाहती हैं कि आप लोगों को एक अच्छी जॉब दी जाए। सभी सरकारों का सोचने का ढंग ये हो गया है कि सभी एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे, उद्यमशीलता हमारे युवाओं में बहुत ज़्यादा है, वो नए नए उद्योग लगाएंगे और और हमारा देश वापस वो सोने की चिड़िया विश्व गुरु वापस बनेगा। तो अब देखो हम आगे की बात करते हैं कि यदि आपने एक बार ये किसी भी एग्ज़ाम की जब आप तैयारी शुरू करते हो तो सिलेबस पहले देखो, पुराने क्वेश्चन देख लिए, उसके बाद में दूसरा चरण होता है स्ट्रेटेजी का, कि आप किस प्रकार उसकी रणनीति निर्धारित करोगे। जब आपको यही नहीं पता पहला टॉपिक कौन सा है, दूसरा टॉपिक कौन सा है, केवल ये लिख रहे हो आप स्ट्रेटेजी में, पढ़ना है 16 घंटे पढ़ना है। मतलब सच्चाई बता रहा हूं मैं, कल से आज से नहीं, मंडे से, और टाइम टेबल सेट करेंगे हम, बहुत ऐसा घातक टाइम टेबल मतलब जिसको हम देखकर हम खुद पढ़ें नहीं पढ़ें अलग चीज़ है, लेकिन यदि हमारा कोई सहपाठी आ गया तो देख के ही दहशत से भर जाए करते नहीं करते, एक एक सेकंड का हिसाब होता है उसमें हम, और ब्रश करने के लिए भी यदि 10 मिनट देते हैं तो 10 मिनट, ठीक है। और कई तो इतना डिटेल में अपना टाइम टेबल बनाते हैं जिसमें कि मैं उठ के ब्रश करने जाऊंगा इसका 1 मिनट ऐसा होता है ना। तो हमें एक्चुअल में ये स्ट्रेटेजी है ही नहीं कि हम 16 घंटे का बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, स्ट्रेटेजी ये नहीं है। स्ट्रेटेजी क्या है? रणनीति है कि किसी भी चीज़ को अचीव करने का सही तरीका क्या है, सही प्रोसेस क्या है, उसको समझना। जैसे कुछ चीज़ें आपको सिलेबस देखने के बाद आपको पता लगे ये इजी हैं, आराम से की जा सकती हैं और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, ठीक है। जो मेरा कमज़ोर पॉइंट है उसको कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ समझना। फिर इसको हैंडल करने में कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, कहाँ पर मैं बिल्कुल आराम से मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं पूछ सकता हूँ, वहाँ पे जाना, ठीक है। ये नहीं कि भाई वो कोचिंग अच्छी है, क्यों, अरे बोलो बहुत बढ़िया, इतने सारे लोग जा रहे हैं, सभी तो मूर्ख नहीं है, ठीक है। ज़्यादा संख्या और कम संख्या से फ़र्क नहीं पड़ता है। एक टाइम था जब वेस्ट में, जैसे बाइबल में लिखा है कि जो सूरज है वो हमारी धरती के चारों तरफ घूमता है, ठीक है। एक बड़े ही फेमस नाम हुए, हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं, गैलीलियो ने कहा कि नहीं ये गलत है, उल्टा है ऐसा। सारे लोगों ने उसको पीटा, बाइबल में गलत थोड़ी लिखा है, और ये रियल में हुआ। तो ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा संख्या यदि किसी की तरफ जा रही है तो वहीं पे आपको सच्चा नॉलेज मिलेगा। ये डिसीजन कौन लेगा, आपको खुद को लेना होता है कि कौन सा टीचर ऐसा है जहाँ पे मैं मेरे मन में उठने वाले हर प्रकार के प्रश्नों का जवाब प्राप्त कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। यदि मेरे दिक्कत आए कि सर मेरे को तो इसमें मैकेनिक्स में ये प्रॉब्लम है, और आपके जो भी टीचर हैं वो आपको बताएं कि हाँ इस प्रकार से हैं, एक ये कि नहीं मैकेनिक्स तो 2 महीने पहले हमने करवा दिया, अब तो दूसरा टॉपिक चल रहा है, हम इस पे बात करेंगे, उसको छोड़ो। अरे बोल सर वो मेरा ठीक है, मेरे को तो इसमें प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप क्लास के साथ चलो, ठीक है। वो बढ़िया नहीं है आप, क्योंकि आप सफल किसको होना है, आपको, ठीक है। आपको लगता है कि ये टॉपिक मेरे अच्छे हैं, आपने अच्छे से कर लिए, बाकी बचे हुए टॉपिक हैं उनमें दिक्कत आ रही है, उनको आपको अच्छी मेहनत खुद को करनी पड़ेगी ना। उसमें जितने भी टीचर हैं वो आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, वो आपको थोड़े मतलब हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन पेपर में जाके वहाँ एग्जाम में गोले तो काले नहीं करेंगे ना, वो खुद को करने पड़ेंगे। और फिर
सिक्का लेके जाओ तो फिर 2 लेके जाना। और हम लोग क्या करते हैं, फिर गोल सेट करेंगे। गोल सेट कैसे किया जाता है, एक जापान में काइजेन टेक्निक है, इस पर बड़ी बुक्स लिखी गई हैं। उसमें ये है कि आप ऐसे मत सोचो कि बस एक ही दिन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाना है। परिवर्तन लाए जाने के लिए बिल्कुल छोटे छोटे स्टेप्स की आवश्यकता है। जैसे गाय वगैरह गाँव में आसपास मरी हुई देखी होंगी आप लोगों ने, कुछ दिनों बाद आप देखोगे कि वो एकदम मिट्टी बन चुकी होती है, हड्डियाँ रहती हैं, बाकी कहाँ गया, बाकी कहाँ गया। पहले तो गिद्ध होते थे, खा लेते थे, अब तो गिद्ध मर गए हैं सारे, कोई बहुत कम बचे हैं। तो कौन खाता है, बैक्टीरिया खा जाते हैं उनको। वो क्या करते हैं, बिल्कुल छोटा सा बैक्टीरिया, वो कितना खा जाएगा उसको, लेकिन वो लगा रहता है और उस प्रक्रिया में इतने बड़े जानवर को वो मिट्टी बना देता है। तो आपकी जो छोटा सा जो स्टेप है किसी भी काम करने को, वो कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है, ये काइजेन टेक्निक हमें सिखाती है। वो कहती है जो आपका सबसे हार्ड, जो मुश्किल लगने वाला लक्ष्य है, जैसे मेरे को लगता है कि सुबह उठना, मेरे लिए प्रॉब्लम, मैं नहीं उठ पाता हूँ, ठीक है। और मैं हर नए साल पे संकल्प लेता हूँ अब से 5 बजे उठना है, और हर नए साल पे मेरा संकल्प टूट जाता है साल के पहले ही दिन। और फिर कि लो ये भी साल गया, अब तो अगली साल लेना पड़ेगा। कहने का मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ आप लोगों को कि यदि मैं ये करूँ कि मैं 8 बजे उठता हूँ, केवल इतना करना है मेरे को कि 10 मिनट पहले तो उठ ही सकते हैं। एक ऐसा लक्ष्य जो आसानी से प्राप्त किया जा सके, उसको अपना एक गोल बनाना होता है, ठीक है। और उसके संबंध में अपनी हैबिट डेवलप करनी होती है। जैसे एटॉमिक हैबिट बुक है, उसमें भी ऐसा लिखा है। तो आप लोगों ने केवल अपने उठने के समय से केवल 5 से 7 मिनट 10 मिनट पहले उठने लगे, ठीक है। आप जो दोस्तों के साथ बोले 1 घंटे जो बातें या समय व्यतीत करते हो, आपने केवल ये तय किया बोले अब से केवल 10 मिनट कम बैठेंगे। आप देखोगे इस प्रकार बिल्कुल छोटे छोटे परिवर्तन से बहुत बड़ा मेजर चेंज आप अपने व्यक्तित्व में पाओगे। तो ऐसे ही सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए भी जो हार्ड टॉपिक हैं आपके लिए, उनमें से केवल डेली केवल 10 मिनट पढ़ना है। इतना बुरा टॉपिक है, 10 मिनट से ज़्यादा तो पढ़ना ही नहीं है इसको, ठीक है। आप देखोगे आप केवल 3 दिन 10 मिनट पढ़ पाओगे उसको, चौथे दिन आप पक्के उसको 15 मिनट पढ़ रहे होगे, ठीक है। क्योंकि आपने उसके लिए हैबिट डेवलप की। ऐसी एक्सरसाइज की है, मेरे को नहीं करनी एक्सरसाइज, करूँगा तो मैं 2 घंटे करूँगा और वरना बिल्कुल नहीं करूँगा। अब 2 घंटे होगी नहीं, क्यों, टाइम नहीं होता, उठता नहीं हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और 10-1 मिनट करी तो क्या एक्सरसाइज करी। यदि आप शुरू कर दो केवल 3 मिनट के लिए, 3 मिनट से आपसे एक्सरसाइज करेंगे, हाथ एक बार ऊपर एक बार नीचे, ऐसे आप देखना 15 दिन के अंदर आप 10-10, 15-15 मिनट एक्सरसाइज कर रहे होगे और ये आपकी आदत बन चुकी होगी। तो किसी भी सिलेबस के किसी टॉपिक को कंप्लीट करने का एक रणनीति हो सकती है। अब हम गोल सेट ऐसे करेंगे 16 घंटे पढ़ना है, ये बुक कंप्लीट कर देंगे, ये नहीं होता है, वास्तव में नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये काउंटेबल गोल नहीं है। बुक कंप्लीट ऐसी भी है, पढ़ के भी कंप्लीट होती है, बिना पढ़ी भी कंप्लीट होती है। मैंने काम का था वो तो पढ़ लिया, चाहे मैंने पहला पेज ही पढ़ा था, ठीक है, वैसे भी कंप्लीट हो गई। यदि आप ये यदि आप ये तय करोगे कि इस बुक के अंदर ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, इस बुक के अंदर मैं ये 30 इसके क्वेश्चंस हैं, वो मैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट करूंगा। 1 दिन का या 1 वीक का बनाओ अपना प्रोग्राम, लेकिन प्रोग्राम ऐसे ही बनाया जाता है जिसको आप एकदम काउंटेबल कर सको। जैसे मैं कहूँ कि मेरे को वेट कम करना है, अब कितना कम करना है नहीं लिखता हूँ तो कोई वेट कम नहीं होगा। पर यदि मैं ये करता हूँ कि मेरे को इस साल के अंदर 4 किलो वेट कम करना है, तो मैं 4 किलो वेट कम कर पाऊँगा। मैं ये करता हूँ कि मैं 20 किलोमीटर घूमूंगा, ये या घूमूंगा नहीं होगा, पर मैं ये करता हूँ मैं 200 मीटर घूमूंगा, ये हो जाएगा। तो आपको स्ट्रेटेजी बनाने का तरीका सीखना होगा। अगला टॉपिक और है, बस हो जाएगा फटाफट ख़त्म। हाँ, देखो मैं
और मैं लिख के इसीलिए लाया हूँ कि कई बार अपने विषयांतर नहीं होना चाहिए, है ना, हम जिस विषय पे रहें उस पर ही बोलना चाहिए। तो जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको क्वेश्चंस आते हो, आपको पता हो पेपर कैसा आएगा। और तीसरा, जिस दिन एग्ज़ाम हो रहा है उस दिन यदि आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो क्या होगा भाई, आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे ना। जैसे मेरा अनुभव रहा, 1-2 इंटरव्यू मेरे ऐसे रहे जो मेरे सुबह के टाइम थे, और मेरे अंदर एक एंजाइटी डेवलप हुई, सुबह उठेगा कौन। होता है, जो लोग लेट उठते हैं उनके साथ प्रॉब्लम है ये कि यदि सुबह जाना है तो फिर पूरी रात नहीं सोना मंजूर है, लेकिन सो गया तो मेरे को पक्का यकीन है मैं नहीं उठूंगा। और बिना सोए आप जा रहे हो इंटरव्यू देने, और वो इंटरव्यू बुलाते 9 बजे हैं और लेते कितना बजे हैं, 12 बजे। ठीक है, 3 घंटे आप बैठे हो, आपकी धीरे धीरे आंखें यूँ हो गई है, उनको लग रहा है कोई नशा करके है, जबकि वो सो के नहीं है। तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको ये पता होना चाहिए, अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को उस एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली सेटल करना होगा। यदि आपका टाइम 9 से 12 और 2 से 5 2 शिफ्ट में हो रहा है, तो आप अपनी डेली हैबिट इस प्रकार की बनाओगे कि 9 से 12 और 2 से 5 आप कुछ ना कुछ एग्ज़ाम जैसा कर रहे हैं और अपने आप को एक्टिव कर रहे हैं। तो लगभग 5 से 6 महीने बाद आप देखोगे कि उस टाइम आपको कभी नींद नहीं आएगी, और आप वही 6 महीने की हैबिट ऐसी बना लो कि सही 9 बजे आपको नींद आ जाए या 2 बजे आपको सोने की आदत हो जाए, तो आप देखोगे दूसरा पेपर और कोई लिख रहा होगा, आप तो नहीं जाओगे उसमें। ठीक है, तो अपने स्टेट ऑफ माइंड को बेटर रखने के लिए अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को एग्जाम के अकॉर्डिंग करना होता है, और अच्छा न्यूट्रिशन लो, बढ़िया नींद लो, अच्छे से खाओ पियो और खूब हंसो। ठीक है, और ज़्यादा ये वो लड़का है वो कह रहा था डिप्रेशन हुआ और हुआ, मेरा मानना ये है जितना ज़्यादा आप ये सोचोगे ना उतनी ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस करते जाओ और जॉयफुल रहो लाइफ में, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब एक पॉइंट हो रहा है, अब आते हैं हम कि पढ़ने के तरीके पे। हम लोग गलत तरीके से पढ़ते हैं हमेशा। कैसे पढ़ते हैं कि जैसे मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाऊं जिसमें बहुत सारे नाम हो, तो क्या होगा, आप उन नामों को याद नहीं रख पाते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने चाय बनाते हुए देखा है किसी को, कोई भी व्यक्ति चाय बनाते देखा है तो वो चाय बना लेगा आप लोगों ने देखा है ना, हाँ या ना तो बोल दो भाई। ये बताओ मेरे को, मैं ये कहूँ कि अब बताओ किसी को चाय कैसे बनाई जाती है, तो क्या सभी के उत्तर एक जैसे होंगे? नहीं होंगे। यदि कोई तुम लोगों को ये नहीं बताए कि इसको चाय कहा जाता है, इसको दूध कहा जाता है, इसको पानी कहा जाता है, तो आप वर्णन करते समय इन शब्दों का उपयोग करोगे क्या? नहीं करेंगे। वैसे ही जितने भी ज्ञान के विषय हैं उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक है नाउन यानी नाम, टर्मिनोलॉजी, वो आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। इस फैन को फैन कहते हैं तो कहते हैं, ट्यूबलाइट है ये है, इन नामों को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, दूसरा अब है इस नाम से जुड़ा हुआ वर्णन। वो वर्णन इसको ये दिखने में कैसा ऐसा हो सकता है, या इसका कोई एक्शन है, काम कैसे करता है वो हो सकता है। तो इस वर्णन को पेश करने का अंदाज सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जब आप किसी के नामों को याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, और वर्णन जो है उसको स्टोरी टेलिंग मेथड से अपने आप को सुनाओ बार बार। पंखा है, 3 होती हैं ताड़ी भाई इसके, ये ऐसे घूमता है, इलेक्ट्रिसिटी में लगाना पड़ेगा कैसे भी। ठीक है, मेरे को तो पीला पंखा पसंद है, उसको लाल पंखा पसंद है, मतलब कुछ भी स्टोरी कैसी भी बनाई जा सकती है ना। लेकिन आप कर क्या रहे हो, वही टर्मिनोलॉजी यूज़ में ले रहे हो, रंग वगैरह जो भी नाम आपने सीखे हैं वो ले रहे हो और वर्णन कर रहे हो एक फैन का, है ना। तो विज्ञान हो या चाहे अपने सोशल साइंस के विषय, सभी में इसी प्रकार की चीज़ें हैं। तो जो रटने की बिंदु हैं वो आपको रटने पड़ेंगे, समझने के विषयों पर आपको जोर देना होगा, तब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, मेरे को लगता है मैंने विषय को बड़े मेरे तरीके से समझाने की कोशिश की है। यदि आपको ठीक लगा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, वरना मेरे को बड़ा अच्छा लगा, सर से बहुत सीखने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जागर सर, मतलब कुछ बचा ही नहीं है, ये बात है।
ऐसा लग रहा है कि हमारी पूरी कहानी सुनवानी है सर ने, उठने से लेके सोने की तक, यहाँ तक कि वो 16 वाले घंटे की भी बता दिया, और कैसे हम उसको मिस करते हैं, 8 से 8 मिनट पे आते हैं वो भी बता दिया सर ने, वो कुछ नहीं बचा। करके देखा नहीं। हाँ मतलब ये बात है कि जिस रास्ता पे हम चल रहे हैं वो सर रास्ता चल के आगे हैं। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सर ने, बहुत ही हंसी मजाक के साथ, बहुत अच्छा लगा सर हमें। तो हम मेरे भाइयों की तरफ से एजुकेशन परिवार इस स्पेन एजुकेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सर, आप हमारे बीच आए, और मैं आशा करता हूँ आप सर हमारे बीच ऐसे ही आते रहें। जब भी हमारी बेटी डाउन पर हम आपको कॉल कर देंगे कि आओ, और हम वो वहाँ पे 8 घंटे से 8 मिनट पर आ गए हैं सर, अब हम तो अब हमें वापस 8 घंटे तक ले जाओ कैसे ही करके। तो सर ये हम जब तक हम तैयारी करेंगे इसकी तब तक आपको हम बुलाते रहेंगे, मिस कॉल आता रहेगा, कॉल आता रहेगा सर। तो आपको बहुत अच्छा लगा सर, दोनों अतिथियों को हमने सुना, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे बीच आए, हमारे लिए वक्त निकाला। आज हमारा ये फाउंडेशन डे था सर, तो हमें आके आपने मुझे हमें मोटिवेट किया, यहाँ पे लाभान्वित किया हमें, तो हमें बहुत अच्छा लगा सर।